गम इश्क तो अपना रफ़ीक रहा, कोई और बला से रहा न रहा, जिसे ऐश में याद खुदा न रही, जिसे तैश में खौफ खुदा न रहा। एक नूरानी सी मुस्कुराहट चेहरे पर बिखरी हुई, ये बताने के लिए काफ़ी है कि रफ़ी साहब कितने नेक और सादा दिल इंसान थे। कहा जाता है कैसेट कंपनी ने उनके तमाम दर्द भरे नगमों की कैसेट निकालने के लिए रफ़ी साहब की एक ऐसी तस्वीर खोजनी चाहिए जो थोड़ी गमज़दा हो, तो ताज्जुब ये कि एक भी तस्वीर ऐसी मिली ही नहीं। जादुई फरिश्ते जैसी आवाज़ के मालिक, जिनकी आवाज़ लगभग सारे अदाकारों की आवाज़ बनी, वो कोई और नहीं बल्कि हिंदुस्तान की धड़कन शहंशाह तरन्नुम मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। बहारों फूल बरसाओ। कौन जानता था एक फ़कीर के पीछे चलकर उसी का गाना गाकर 7 साल का एक बच्चा हिंदुस्तान की आवाज़ बन जाएगा। मोहम्मद रफ़ी साहब उस समुंदर की तरह हैं जिनके बारे में जितना भी लिखा जाए बोला जाए वो सब बस चंद बूंदे भर ही रहेंगी। रफ़ी साहब के लिए गौरतलब है कि कई स्ट्रगल करने वाले और नए संगीतकारों के लिए वो मुफ्त में गाना गा दिया करते थे। फ़िल्म नया दौर से जुड़ा हुआ एक बहुत ही दिलचस्प किस्सा है। इस फिल्म के सारे गाने बेहतरीन थे। आशा भोसले, शमशाद बेगम के साथ साथ मोहम्मद रफ़ी साहब तो थे ही, ओपी नैयर साहब का संगीत और साहिर लुधियानवी की कलम, और साथ में दिलीप कुमार, वैजंती माला। फिल्म ने पूरे हिंदुस्तान में अपना परचम लहराया और अच्छी कमाई भी हुई। शोहरत, पैसा और कामयाबी इंसान को एक मुकाम देता है, तो ज़्यादातर घमंड भी अपने साथ लेकर आता है। ये हम सभी जानते हैं कि B.R. चोपड़ा साहब ने डायरेक्ट की थी नया दौर। इस फिल्म ने हर कलाकार को पहचान दी, जबकि दिलीप कुमार, मोहम्मद रफ़ी साहब, लुधियानवी साहब और ओपी नैयर साहब ये चारों इस फिल्म से पहले से ही शोहरत और कामयाबी की चोटी पर थे। हाँ, ये कहा जा सकता है कि इन चारों की वजह से B.R. चोपड़ा साहब के लिए कामयाबी का नया दौर शुरू हो चुका था, और इस कामयाबी ने B.R. चोपड़ा साहब को बेपनाह घमंड से भर दिया। वो ये समझने लग गए थे कि वो सुपरस्टार बना सकते हैं और हर सुपरस्टार उन्हीं के बैनर के साथ काम करेगा। B.R. चोपड़ा साहब PWD के एक मुलाजिम के घर पैदा हुए, फिर लाहौर से इंग्लिश लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएट किया, फिर मैगज़ीन में एडिटर के तौर पर काम करने लगे। वो फिल्मों के रिव्यू लिखते थे। इसी बीच IS जौहर साहब से उनकी मुलाकात हुई जो रंग लाई। इंडिया पाकिस्तान के बंटवारे ने फिल्म को ठप करवा दिया। फिल्मकार बनने के सपने के साथ B.R. चोपड़ा साहब दिल्ली गए, फिर बॉम्बे। बिना कुछ सोचे समझे, बिना किसी तजुर्बे के B.R. चोपड़ा ने फिल्म बना दी करवट, जो ज़बरदस्त फ्लॉप हुई। अब कोई भी उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। फिर शादीलाल हांडा, जो एक प्रोड्यूसर थे, किस्मत ने B.R. चोपड़ा की उनसे मुलाकात करवाई। शादीलाल हांडा के साथ B.R. चोपड़ा ने एक फ़िल्म डायरेक्ट की, नाम था अफसाना, जो खूब कामयाब रही, और साथ ही B.R. चोपड़ा के अंदर घमंड भी पनपने लगा। नया दौर ने मानो उनके अंदर घमंड का एक नया दौर शुरू कर दिया था, और नया दौर में काम करने वाले हर कलाकार के साथ वो एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे कि हर कलाकार सिर्फ उनके बैनर के ही अंदर काम करेगा। रफ़ी साहब से मुलाकात कर चोपड़ा साहब बोले, रफ़ी साहब आप सिर्फ हमारे लिए ही गाने गाएंगे और किसी के लिए भी नहीं। बेहद सीधे और साफ दिल रफ़ी साहब साफ गोई से बोले, मेरी आवाज़ तो आवाम की आवाज़ है, और जो भी संगीतकार आवाम के लिए मेरी आवाज़ का इस्तेमाल गीतों की शक्ल में करेगा, मैं उसके लिए गाऊंगा। मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मुझे आपकी ये पेशकश मंजूर नहीं। घमंड में चूर B.R. चोपड़ा रफ़ी साहब को बोले, अब तुम मेरी फिल्म में कभी गाना नहीं गाओगे और ना ही तुम्हें कोई काम मिलेगा। मैं एक नया रफ़ी पैदा कर दूंगा। रफ़ी साहब आदतन वहाँ से मुस्कुरा कर चले गए। B.R. चोपड़ा साहब ने देश के तमाम बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर से कह दिया कि रफ़ी साहब से कोई भी गाना नहीं गवाएगा। रफ़ी साहब को काम मिलना थोड़ा कम हो गया, लेकिन रफ़ी साहब बिल्कुल खामोश रहे। धीरे धीरे सभी को एहसास होने लगा रफ़ी साहब के बग़ैर गायकी अधूरी है। रफ़ी साहब को मौसीकी का खुदा कहा ही जाता था। उधर B.R. चोपड़ा नया रफ़ी नहीं पैदा कर पाए। हालांकि महेंद्र कपूर से B.R. चोपड़ा ने काफ़ी गाने गवाए, लेकिन महेंद्र कपूर खुद ही रफ़ी साहब को अपना उस्ताद मानते थे। B.R. चोपड़ा समझ चुके थे उनकी ज़िद और घमंड बेकार है, लेकिन करते भी क्या, वापसी का हर दरवाज़ा वो खुद ही बंद कर चुके थे। हालांकि फ़िल्म इंडस्ट्री के कई लोग और करीबी लोगों ने उन्हें समझाया था। उधर यश चोपड़ा जी ने यश राज बैनर्स खड़ा कर लिया था। कहा जाता है B.R. चोपड़ा के ज़िद्दी नेचर की वजह से। यश चोपड़ा ने फिल्म वक्त बनानी शुरू की।
और बड़े भाई बी आर चोपड़ा से कहा, इस फिल्म के गाने रफ़ी साहब से गंवाने के लिए। बी आर चोपड़ा को एहसास हो गया था नया रफ़ी कोई पैदा कर ही नहीं सकता और ना ही कोई उनकी जगह ले सकता है। बी आर चोपड़ा ने चुपचाप अपनी हामी दे दी। रफ़ी साहब ने कभी भी बी आर चोपड़ा को कोई जवाब नहीं दिया और यश चोपड़ा के कहने पर फिर से चोपड़ा भाइयों के साथ काम करना शुरू कर दिया रफ़ी साहब ने। वक्त फिल्म का पहला गाना जो रफ़ी साहब ने गाया था, उसके बोल थे, वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय ग़ुलाम, वक्त का हर शय पर राज। वक्त ने रफ़ी साहब की तरफ से बी आर चोपड़ा को बहुत करारा जवाब दिया था। रफ़ी साहब वो इंसान थे जो फिल्म के बजट के मुताबिक अपनी फ़ीस कम कर लिया करते थे। वो नहायत ही ईमानदार, नेक, वक्त और काम के पाबंद इंसान थे। उनके साथ काम करने वाले लगभग सभी लोग उनके बारे में यही कहते हैं। एक नए किस्से के साथ मैं नीला अफरोज़ आप सभी के साथ रहूँगी, बस थोड़े इंतज़ार के बाद।